हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला केमिस्ट्री 12th का टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर। इसके पहले मैंने बात की थी आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें मैंने आपको बहुत खूबसूरत ट्रिक्स बताई थी कि आप कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है, नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। अब एक छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हिंदी नाम है इसका स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है बच्चों, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ध्यान से सुनेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको डेफिनेशन सामने बोर्ड पे दिख रही होगी, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं। ऐसे विलयन जिनका संगठन निश्चित होता है, स्थिर होता है, और ये किसी निश्चित ताप पर बॉयल होते हैं, जिनका एक डेफिनिट कॉम्पोजिशन होता है बच्चों, डेफिनिट कॉम्पोजिशन। ठीक है, विच बॉयल्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। ऐसे विलयन जिनका स्थिर संगठन होता है, स्थिर संगठन होता है, और जो किसी निश्चित ताप पर बॉयल होते हैं, उबलते हैं, उनको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर बेस्ड होते हैं, मैकेनिज्म पे, प्रभाजी आसवन पे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लास्ट ईयर पढ़े होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, टू लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं हम यदि उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। ध्यान से सुनना बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज कर सकते हैं यदि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, हम उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ए और बी कर दे रहा हूं, और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इसके पहले का वीडियो, पिछले वीडियोस आप शुक्ला क्लासेस टाइम्स पूरा टाइप करिएगा, शुक्ला क्लासेस टाइम्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मैं फेसबुक में भी शेयर करूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्लियर है? टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अब बात को समझिएगा। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक्चुअली पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, ऑल पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, अनदर्स विलियन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। ठीक है, तो ठीक से समझिएगा। लो बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन वाले विलियन क्या थे, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस क्या थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से हाई होता है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से हाई होता है। इस बात को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली आप बोल सकते हो, विद क्रमानुपाती होते हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर हाई है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों लो होगा। वेपर प्रेशर यदि हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ना ही जेई नीट में, ना ही बोर्ड एग्जाम में, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए समझते हैं इसका ग्राफिकल कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, समझेंगे अच्छे से। हाँ जी, इसमें टू कलर कर दे रहा हूं। जो दो लिक्विड लिए जाते हैं,
हाँ जी बच्चों, समझेंगे। ये जो मैंने ग्रीन लिया है ये लिक्विड फेज को मैं शो कर रहा हूं, और जो मैंने रेड लिया है ऊपर ये वेपर फेज को शो कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वेपर फेज को, वेपर, ठीक से देखिए बोर्ड में, लिक्विड फेज और वेपर फेज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये ग्राफ किसके बीच है? टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच। टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच। मैं सामने से हट गया हूं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्लियर है? टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच। ठीक है, ध्यान रहे इनका कंपोजिशन बॉयल होने में भी चेंज नहीं होता है। सपोज करिए ये एथेनॉल है, किसका मिक्सचर है? एथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल प्लस वाटर हमने लिया है। हम पढ़ चुके हैं एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तो ये लो बॉइलिंग का भी एग्जाम्पल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये समझिए ये लिक्विड फेज है और ये वेपर फेज है। वेपर फेज है, लिक्विड फेज है। क्लियर है? अब समझिए, अपने को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, हम जानते हैं। ठीक है, एथेनॉल का 100 से कम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से अप्रॉक्स होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों अच्छे से इस बात को समझिएगा। ठीक है, अच्छे से इस बात को समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम लो बॉइलिंग पढ़ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट बच्चों होगा, ये जो पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। ये जहां फिंगर रखा हुआ हूं, ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैंने शो किया है, इसको मैं ब्लू से शो कर दे रहा हूं बच्चों, ये। ठीक है, ये किसको शो करेगा बेटा? लो, मतलब जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 78 और 100 से कम होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है लो बॉइलिंग एजोट्रॉप। लो बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ लो बॉइलिंग। अब समझिए हायर बॉइलिंग एजोट्रॉप। ये क्या होते हैं? नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ठीक है, निम्न क्वथन ताप, निम्न क्वथन ताप। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? अब सेम कंसेप्ट यूज कर रहा हूं बेटा, ग्रीन और रेड। ग्रीन वेपर बेस के लिए, और रेड लिक्विड फेज के लिए। ठीक है बेटा, इसका टेम्परेचर मान लीजिए, कोई मिक्सचर हमने लिया है, कोई सा मिक्सचर। ठीक है, मान लीजिए इसका 55 डिग्री सेल्सियस है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का है 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिक्सचर बनेगा, हमने देख रहे, 2 कंपोनेंट्स हमने लिए। अब ये पॉइंट किसको शो करेगा बेटा? हाई बॉइलिंग पॉइंट को, हाई बॉइलिंग पॉइंट को। बात को समझिए अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब हमने इसको 55 लिया, इसको 42 लिया, तो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री सेल्सियस हो, 65 हो, 70 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हिंदी में स्थिर पाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, लो बॉइलिंग, हाई बॉइलिंग। लो बॉइलिंग, हाई बॉइलिंग। इज दैट क्लियर? ग्राफ क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ये डिस्टिलेट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन। क्लियर है? इसको अच्छे समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
तो इसके बाद बच्चों आता, हाँ एक बात फिर बोल दे रहा हूं मैं, ऑल पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्लियर है? एक को पढ़िए, पॉजिटिव डेविएशन मीन्स लो बॉइलिंग, सो नेगेटिव डेविएशन मीन्स हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, अब समझिए, मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको हेनरीज लॉ। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है कई बार नीट में, ठीक है, फिजिक्स में भी अपन पढ़ते हैं ऐसे ग्राफ, समझिएगा। हेनरीज लॉ हम पढ़ चुके हैं, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब बच्चों इसमें क्या पूछ देता है कि इन दोनों के बीच ग्राफ कौन सा होगा, log m और log p। log लगा दिया है, फॉर्मूले में log नहीं है बेटा, kh इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छे से बात को समझिएगा। और आपको ऑप्शन दे देगा, इस तरह दे देगा ऑप्शन, ठीक है, ऐसे दे देगा ऑप्शन, 4 ऑप्शंस देगा आपको, समझिए। तो कभी भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, लॉग आ जाए यदि इक्वेशन पे, लॉग, तो बात को बच्चों, थोड़ा कैमरा में कर रहा हूँ एडजस्ट, हाँ अच्छे से देखिएगा बच्चों, लॉग आ जाए तो इसका मतलब है कि जो रिलेटेड इक्वेशन आपको पता है, हमको ये पता है, उसका लॉग करिए, लॉग m इंटू है इन दोनों के बीच, लॉग kh इंटू में क्या लॉग करने प्लस हो जाता है, लॉग b, ये आपको पता है बच्चों। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये कोई भी नई बात नहीं है, क्लियर है? अब हमको log m और log p के बीच ग्राफ लगाना है, पता करना है। बच्चों ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करिए कंपेयर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप समझेंगे अच्छे से। ये log p है और log p के पहले है बच्चों log kh, प्लस हो रहा है, देखिए यहाँ प्लस है, इसका मतलब ग्राफ तो होगा स्ट्रेट लाइन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके पहले, प्लस के पहले भी कोई वैल्यू है, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके, यदि ये नहीं होता तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, कहीं भी फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाए। सो ये पोर्शन किसको शो करेगा बेटा, log kh को, जिसको फिजिक्स में, मैथ्स में इंटरसेप्ट बोला जाता है, अंतरवलन। ठीक है, सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा क्लियर? आगे हाँ बेटा, अब आइए हेडिंग करेंगे। कॉपी में दे आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाइए, ट्रिक्स उसमें नोट करिए। मैंने पिछली क्लास में बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक्स नोट किया करिए, ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends on ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। विलियन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या अथवा मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट और मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन ध्यान रहे, सॉल्वेंट पे कभी डिपेंड नहीं करता। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज CP, शॉर्ट में इसे CP बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? 4 होती है ये, रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको RLVP बोल दिया जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है बच्चों, क्लियर है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। नंबर 2,
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सिंबल होता है इस चैप्टर में पाई। वैसे तो हम प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं बच्चों, बट इस टॉपिक में पी से डिनोट नहीं किया जाता है, पी को पाई, पी भी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन, पी भी इज इक्वल टू एनआरटी। उस पी को क्या करेंगे हम, पाई कर देंगे आगे चल के, तो इक्वेशन हो जाएगा पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक, क्लियर है। हिंदी में बोलते हैं परासरण दाब। आप वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आगे बढ़े। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। डेल्टा टीबी से शो करेंगे इसको, डेल्टा टीएफ से शो करेंगे, इस डिनोट करेंगे। इसका बेटा कोई फिक्स सिंबल नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन अपन इनको लेते हैं। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं अपन रिलेटिव लोवरिंग इन वीपी RL VP। ठीक है, ठीक है बच्चों, RL VP, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आपको पिछली क्लास में समझाया था, एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है ये? ठीक, इसके बाद हमने राउट्स का फॉर्मूला पढ़ा था। नॉट मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूशन दोनों बोल सकते हैं एक्स से, या ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मोल फ्रैक्शन है ये, मोल प्रभाज सॉल्वेंट का। ठीक है, ये राउट्स लॉ है। फिर बच्चों हमने पढ़ा था व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब अवाष्पशील विलेय विलयन में मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से पढ़ाया था मैंने, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है, विलयन का वाष्प पदार्थ में कमी आ जाती है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? थोड़ा बोरियत लगेगी बच्चों, क्योंकि ये भी क्लासेस बंद हैं, हम भी लेजी हैं। ठीक है, मेरी क्लास काफ़ी मतलब कॉमिक और रोमांटिक होती है, बच्चे बोर नहीं होते, पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल माहौल ही ऐसा है लॉकडाउन का। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग बोर होंगे। और बेटा ये मूवी तो है नहीं कि फिल्म चल रही है, हम तुम पिक्चर देख रहे हैं एक थिएटर के नीचे, ऐसा तो है नहीं। स्टडी है तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, ऑल टाइम मस्ती नहीं हो सकती है। हाँ जी, तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर फिर हमने पढ़ा था, समझेंगे। सपोज करिए ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था XA XB इज इक्वल टू 1। ठीक,
सो यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। देखो ये तो रॉल्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स, ये लिखना पड़ेगा आपको रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्लियर है। हिंदी बोलते हैं राउट का नियम, हिंदी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, ठीक है। वहाँ से आएगा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और फॉर्मूला भी बहुत इजी है, ठीक है। और मैं कर दूं क्लियर, वेयर एक्स ए, हमने एक्स ए किसको लिया है, अच्छे से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक्स ए बी, एक्स बी क्या हो जाएगा फिर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। अच्छे सुनिएगा, इसका मतलब ये किसका मोल फ्रैक्शन है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, इस बात को अच्छे से समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये है, ठीक। आगे बढ़े क्या, हाँ जी, कैमरे में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, तो ये हो गया, और पढ़ चुके हैं अपन, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, आर एल वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको वैसे राउल्ट का सेकेंड लॉ भी कुछ बुक्स बोलती हैं, समझे, राउल्ट का सेकेंड लॉ मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अभी क्या ड्रामा है, बेकार का ड्रामा है, झूठी ये कहानी है, ऐसा भी लिख सकते हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, ए लगा लीजिए, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको और एलाबोरेट किया जा सकता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक्स बी को हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन, ये अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमसे मिला, मिली नहीं, हाँ। अब मैं क्या खेल कर रहा हूँ समझिएगा, ये तो मैंने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया है यार, कितनी बार रिपीट करूँ, बच्चे की जान लोगे क्या, ये पढ़ा चुका हूँ पहले, ये हो चुका है, ठीक है। एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये सब हो चुका है। अब ये क्या खेला हो रहा है, ये क्या होगा इल्वा, ये कुछ नहीं होगा इल्वा, बता रहा हूँ क्या किया गया है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अच्छे से समझेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लिया गया है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब कोई तनु नहीं है, तनु विलयन का मतलब है बेटा पानी मिला दिया गया, पानी सॉल्वेंट ज़्यादा है ना, तनु मतलब कोई और तनु नहीं, तनु मतलब पानी, ठीक है। तो समझिए आप, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का सिंपल मतलब ये है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का, कि सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा हैं, सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा हैं,
इस बात को अच्छे से समझिए। सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा हैं, मतलब सॉल्यूट के मोल्स नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट का मोल बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट लिख भी दे रहा हूं मैं, लिखे जो खत तुझे, सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, क्लियर है? ठीक है बच्चों, विलेय का मोल, विलेय की मात्रा नगण्य है, ठीक है? तो एन के रिस्पेक्ट में इसको हटा दिया गया। अब ये बन गया बच्चों फॉर्मूला, क्लियर है? दीज आर मोल्स, एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ए और बी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, याद मत करिए। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, मजा आ रहा होगा बस। चलिए, लिखे जो अब समझिए। वैसे तो बच्चों ये खत्म हो गया कंसेप्ट, कहानी खत्म है। दिस इज आर एल वी पी, यही आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। इस पे ढेरों न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिलेंगे और चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? मोल। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मोस्टली ये फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी अपन इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट ज़्यादा। सॉल्वेंट जैसे 10 लीटर 100 लीटर पानी में अपन ने मिलाया 10 ग्राम शुगर, 10, इतना बहुत कम, तो वो क्या है? वो क्या है? तनु है, क्लियर है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है? क्लियर हो गया? अब इसको अपन और एलाबोरेट कर सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जल्दी से देखिए, A0 minus PA upon P0 is equal to XP NB upon NA। NB नहीं आएगा, क्लियर है? ऊपर रहेगा बट नीचे वाला हट जाएगा, ठीक? अब इसी को अपन और आगे बढ़ा सकते हैं। मरजानी 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 मरजानी, मोल इज इक्वल टू गिवन मास WB MB अपॉन WA बाई MA। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिया गया भार अणु भार, दिया गया भार अणु भार, ये B का, ये A का। B क्या है? सॉल्यूट, और ये क्या है? सॉल्वेंट। अब बच्चे की जान लोगे क्या? क्लियर हो गया? ठीक। अब इसको जो याद करेगा, जो भी स्टूडेंट इसको याद करेगा वो मूर्ख होगा, क्योंकि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों ट्रिक समझो, RLVP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को समझिए। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होएगा? बोलिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होएगा? सॉल्यूट तो आएगा ही। ध्यान से देखिए, चाहे कोई सी भी, चारों में से कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो बच्चों, कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है, सॉल्यूट का या तो मोल आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, सॉल्यूट का या तो मोल आएगा और या उसका मोल फ्रैक्शन आएगा। ये बात 100% तय है। तो हमको पहले से पता है, जब कभी भूल जाएं तो तुरंत दिमाग लगाइए, हम पढ़ क्या रहे हैं? सीपी। सीपी मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही आएगा, सॉल्वेंट का तो आ ही नहीं सकता। अब ये फार्मूला कब यूज होता है बेटा? बता चुका हूं मैं, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब इस बात को समझिए, इसमें एक खेल और है। अब वो खेल क्या है बता रहा हूं मैं, समझिएगा। ये तो क्लियर है, न्यूमेरिकल्स के डाइल्यूटेड बोलेगा, क्लियर कट डाइल्यूटेड बोलेगा।
लेकिन इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है। PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट मैंने हटा दिया है इज इक्वल टू NB अपॉन NA। बच्चों ध्यान से देखो, आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको लगेगा वही लिख रहा हूँ बार बार मैं, नहीं देखो मगर प्यार से, यहाँ पे हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा चेंज, ध्यान से देखिए, मैं हट गया हूँ सामने से, क्या डिफरेंस है जरा जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट है, डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो बिल्कुल है। क्लियर है? अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप फॉर एनी सॉल्यूशन, ये बात अच्छे से समझिएगा, फॉर एनी सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूटेड एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु विलयन हो चाहे सांद्र विलयन हो, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। क्लियर है? दोनों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, कौन सा? ये, सॉरी बेटा उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, ये फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई होगा, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड। मिस्टेक तो होगी भैया, कई बार टीचर का दिमाग यहाँ वहाँ चला जाता है, अब मन की बात है भाई, कभी कभी मन यहाँ वहाँ चला जाता है। हाँ जी, तो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड दोनों के लिए, एक बार फिर से देख लूँ मैं, हाँ देख लिया, यहाँ देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अपॉन जब नॉट होगा तो तनु विलयन के लिए खाली, और ये सभी सॉल्यूशंस के लिए। यदि बच्चों आप ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक और कंडीशन समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन आता है इसी पे, हालांकि उसका नाम है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर एक्सपेरिमेंट, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर एक्सपेरिमेंट मेथड। लेकिन बच्चों ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिक अच्छे से समझिएगा। इसकी थ्योरी भी अपन पढ़ा सकते हैं, बट बड़ा सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, सो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, ठीक है, मैं देखा हूँ कोटा के टीचर कुछ हैं जो पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लेन, बच्चों को टाइम वेस्ट है। आपके सिलेबस में नहीं है, वो बीएससी में है, ग्रेजुएशन में है। हाँ, आपको सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो और बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी जो अपन पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूला, दूसरा वाला डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, हल्का सा इसमें चेंज होगा। हाँ जी, ये फॉर्मूला ये तो पढ़ चुके हैं अपन, राइट साइड मैंने हल्का सा चेंजेस किए हैं। ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स जेईई और नीट में। अच्छे से देखिए फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के द्रव्यमान में कमी, बच्चों मोल के स्थान पे सीधे मास आ गया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, एक और चेंज हुआ है, सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन, जबकि इसके पहले हम क्या पढ़े थे, NB अपॉन Na। तो बच्चों ये अलग कंडीशन का क्वेश्चन है, इसके लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। ठीक है, जब कभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, ठीक है, मास सॉल्वेंट के मास में कमी हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन के मास में कमी हो रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं
सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इजी पोर्शन पढ़ लेते हैं अपन, ऑस्मोसिस, उसके बाद पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या छोटे छोटे नीट में ऑब्जेक्टिव आते हैं थ्योरी वाले, लोग इनको ध्यान नहीं देते हैं और ये सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चों से नहीं बनता है। ऑस्मोसिस हिंदी में बोलते हैं परासरण, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन रीजन से, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑस्मोसिस कहलाता है। हाँ बच्चों, लेकिन यहाँ पे एक और डेफिनेशन है। जब आप पानी वाटर यूज करेंगे डेफिनेशन में, तो हल्का सा चेंज है, हल्का सा। वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की ओर जाएगा, ये बात आप अच्छे समझ लीजिएगा। ये डेफिनेशन में नहीं लिखा हूं मैं, अब मैंने अलग से ऐड कर दिया है। वाटर की बात जब होगी, जब आप डेफिनेशन में वाटर की बात करेंगे तब, अगर किसी सॉल्वेंट की बात करेंगे तब बेटा लोअर टू हायर होगा। इस बात को समझिए, क्लियर है, सिंपल है। लेकिन एक्चुअली ऑस्मोसिस में एक कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस बच्चों कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना नहीं हो सकता। मतलब सॉल्वेंट अर्धपारगम्य झिल्ली से जब पास होगा तभी उसको ऑस्मोसिस बोला जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऑस्मोसिस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होती है। जो हमारी किडनी होती है एनिमल, ठीक है, हमारी बॉडी में, और एनिमल्स में मेम्ब्रेन होती है उनकी बॉडी में, ठीक है, सेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? जो उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जैसे चाय की छन्नी, ठीक, छन्ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो उससे पास हो जाएंगे, इन होल से सॉल्वेंट पास हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट का साइज लार्ज होने से वो यहां से पास नहीं होंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर है ये? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस पे आइए। ऑस्मोसिस लिक्विड सॉल्यूशन में होता है मोस्टली, डिफ्यूजन गैस और लिक्विड दोनों में होता है। सॉल्वेंट मूव करता है इसमें फ्रॉम लोअर टू हायर। डेफिनेशन में देखिए, डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट जरूरी नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट SPM, विदाउट SPM, क्लियर है? मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, क्लियर है, विदाउट एनी मीडियम, किसी भी माध्यम के बिना, डिफ्यूजन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मस्ट है इसमें मस्ट नहीं है। केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है इसमें, जबकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होता है। और सबसे मेन डिफरेंस मैंने अलग से लिखा है, यहाँ स्पेस नहीं था, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑस्मोसिस, क्योंकि प्लांट और एनिमल की बॉडी में होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ेंगे बायोलॉजी की बुक्स में, रूट मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर काम आता है, वर्क करता है। हमारी ब्लड वेसल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, समझिए। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर है बच्चों? ठीक है। और ये डिफ्यूजन जो है फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रम है, मतलब ये एनिमल और प्लांट बॉडी के बाहर होती है, फिजिकल। बायोलॉजी मतलब, बायोलॉजी मीन्स लिविंग सेल, प्लांट और एनिमल। तो बच्चों ये हुआ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके, अब तेरी हाँ है बाकी,
भैया पढ़ लो अभी, मैं रोमांटिक गाने गा रहा हूँ मस्ती के लिए, ये सब मत करना अभी जी। रंग रूप की दुनिया में जाने कितने बर्बाद हुए, कोई सिर हुआ, कोई फरहाद हुआ, और कोई रणवीर कपूर हुआ। हाँ जी, चलिए। तो सेमी परमिएबल